हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो निकिता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन टॉपिक के बारे में और एक ऐसी हैंड कॉमन कंडीशन के बारे में। ये कंडीशन तब होती है जब फिंगर स्मूथली मूव नहीं कर पाती है या सडनली लॉक हो जाती है या क्लिक होने लगती है। बिल्कुल टिगर दबने जैसा मूवमेंट फील होता है, इसलिए हम इसे टिगर फिंगर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। टिगर फिंगर इज ऑल्सो called snapping finger is a condition in which a finger gets stuck in flexion and suddenly release with a snap or click due to inflammation and narrowing of the flexor tendon sheath। मतलब कि क्या कहते हैं, जो टिगर फिंगर है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिंगर बैंड पोजीशन में अटक जाती है और सडनली क्लिक या स्नैप के साथ सीधी होती है। ठीक है, ये फ्लेक्शन टेंडन और उसके सीथ में इन्फ्लेमेशन या नैरोइंग की वजह से होता है। हम बात करेंगे अनाटमी के बारे में। अनाटमी जो है वो स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि 3 तरीके का है। पहला फ्लेक्सर टेंडन, दूसरा टेंडन शीथ, तीसरा पुली सिस्टम। जो फ्लेक्सर टेंडन होता है वो फिंगर को बैंड करने में हेल्प करता है। उसके अंदर 2 टाइप्स की क्या कहते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है टेंडन का। कौन कौन सा? वो पहला होता है FDS मतलब कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और FDP मतलब कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक, ये क्या कहते हैं टेंडन जो है क्या कहते हैं फोल्डिंग करने का काम करते हैं। उसके बाद बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, जो है टेंडन शीथ। जो टेंडन शीथ होती है वो एक कवरिंग होती है जो टेंडन को स्मूथली मूव करने में हेल्प करती है। जो थर्ड है वो होता है पुली सिस्टम। पुली सिस्टम जो है वो फिंगर में जो पुली टेंडन है वो बोन से क्लोज रखने में हेल्प करता है। और मोस्टली कौन सी पुली का इन्वॉल्वमेंट होता है? A1 पुली का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जो A1 पुली होती है वो टिगर फिंगर में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। वो जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कॉमन अफेक्टेड फिंगर्स। फिंगर में सबसे ज़्यादा कौन सा कॉमन अफेक्ट होता है? थंब अफेक्ट हो सकता है, रिंग फिंगर अफेक्ट हो सकती है या फिर मिडल फिंगर अफेक्ट हो सकती है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी में भी 2 तरीके का होता है, एक नॉर्मली और एक टिगर फिंगर में क्या क्या होता है। जो नॉर्मली होता है उसमें जो टेंडन शीथ है वो स्मूथ होती है और जो टेंडन है वो इजीली ग्लाइड करता है। और जब टिगर फिंगर हो जाती है पेश किसी भी इंसान को, तब उसके बाद क्या होता है, जो टेंडन है वो स्वेलन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। उस फिंगर के अंदर नोड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ए पुली जो होती है वो क्या कहते हैं टाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और जो टेंडन स्मूथली क्या कहते हैं मूव करवा रहा था फिंगर की बैंडिंग को, वो नहीं हो पाती है। तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि पेशेंट को पेन फील होने लग जाता है उस फिंगर में, या फिर लॉकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्लिकिंग होना स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। उसके बाद बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है वो 4 तरीके की है। पहला रेपिटेटिव हैंड यूज, दूसरा फ्रिक्शन बिटवीन टेंडन एंड पुली, तीसरा टेंडन नोड्यूल फॉर्मेशन, फोर्थ सिस्टमेटिक डिजीज। अब मैं आपको बताऊंगी कि रेपिटेटिव हैंड यूज जो है उसके अंदर क्या आता है। रेपिटेटिव हैंड यूज मतलब कि रेपिटेटिव ग्रिपिंग एक्टिविटीज होने की वजह से जो हैंड है या फिर हैंड के अंदर जो मतलब जो फिंगर है उसमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं जैसे कि टाइपिंग करना, या फिर टूल का यूज़ करना, या फिर गार्डनिंग करना, या फिर मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना। ठीक, उसके बाद बात करेंगे दूसरी है फ्रिक्शन बिटवीन टेंडन एंड पुली। मतलब कि जब फ्रिक्शन कब आना स्टार्ट हो जाता है टेंडन और पुली के बीच में? जब बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव मूवमेंट स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, पेशेंट की जो फिंगर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। और जब इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि जो उसकी फिंगर है उसमें सूजन आना चालू हो जाएगी। और जब सूजन आ जाएगी तो फिंगर जो है वो नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, इसमें ये होता है। जो थर्ड है टेंडन नोड्यूल फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो स्वेलन टेंडन होता है वो पुली के नीचे आ जाता है।
तो नोड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करेंगे सिस्टमेटिक डिजीज। जो सिस्टमेटिक डिजीज होती हैं वो कंडीशन को एसोसिएट करती हैं, मतलब कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, या फिर पेशेंट को रिमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, या फिर हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है पेशेंट को। ठीक, उसके बाद बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? एज रिलेटेड फैक्टर हो सकता है, और जनरली ये कौन सी एज में होता है? 40 to 60 ईयर्स की एज में, या फिर पेशेंट को डायबिटीज़ है इस वजह से, या फिर पेशेंट जो है वो रेपिटेटिव वर्क्स करता है। क्लिनिकल फीचर्स की, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो आता है उसमें आता है पेन। जो पेशेंट को पेन होता है वो कहाँ पे, कौन से एरिया में पेन फील होना स्टार्ट करता है? एनसीपी जॉइंट एरिया में पेशेंट को पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। और पेशेंट का जो पेन है वो हथेली की साइड में भी आना स्टार्ट हो जाता है। अगर पेशेंट को यहाँ पे दर्द है तो वो धीरे 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 पूरे पाम में, हथेली के उसमें, हथेली के हिस्से में भी आना चालू हो जाता है। ठीक, दूसरा क्लिकिंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट जब फिंगर मूव करता है उस टाइम पर पेशेंट को क्लिक जैसा फील होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा लॉकिंग ऑफ फिंगर, मतलब कि फिंगर फ्लैक्स के टाइम पर लॉक हो सकती है। अगर पेशेंट फिर उसके बाद क्या करता है? पेशेंट दूसरे हैंड से अपनी फिंगर को ओपन करता है। मतलब कि अगर वो कुछ चीज़ पकड़ रहा है या कुछ चीज़ ऐसे कार का गेट भी खोल रहा है, तो अगर वो ऐसे करेगा तो वो एकदम से लॉक हो जाएगी और उसका हाथ ऐसे रह जाएगा, तो फिर वो दूसरे हाथ से उसको ऐसे करके खोलेगा। उसके बाद मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा सीवियर मॉर्निंग में देखने को मिलती है स्टिफनेस। टेंडरनेस फील हो जाती है, पेशेंट को टेंडरनेस होती है, मतलब कि अगर हम हाथ पे टच भी कर रहे हैं तो पेशेंट को दर्द महसूस होता है। उसके बाद पैल्पेबल नोड्यूल्स होते हैं, स्मॉल लंप फील होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को। अब बात करेंगे हम स्टेजेस ऑफ ट्रिगर फिंगर। तो स्टेज 1 उसमें वो होता है प्री टिगरिंग, स्टेज 2 एक्टिव टिगरिंग, स्टेज 3 पैसिव लॉकिंग, स्टेज 4 फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चर। तो स्टेज 1 प्री टिगरिंग का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है? स्टेज 1 प्री टिगरिंग में ओनली पेन होता है, लॉकिंग नहीं होती है। स्टेज 2 में एक्टिव टिगरिंग में क्लिकिंग प्रेजेंट होती है और इंटिमिटेंट लॉकिंग होती है पेशेंट के। स्टेज 3 में पैसिव लॉकिंग होती है, फिंगर लॉक्ड हो जाती है और दूसरे हैंड से ओपन करनी पड़ती है। ठीक, स्टेज 4 में फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चर होता है, मतलब कि परमानेंटली जो फिंगर है वो बैंड हो जाती है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन में हम देखते हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको हम इंस्पेक्शन करते हैं, पैल्पेशन करते हैं और फंक्शनल टेस्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये 3 चीज़ें हैं। तो इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं? फिंगर का पोस्चर देखते हैं और उसमें स्वेलिंग है कि नहीं वो चेक करते हैं। पैल्पेशन में हम क्या कहते हैं, टेंडर नोड्यूल्स को देखते हैं और पेन कहाँ पे है वो चेक करते हैं। फंक्शन टेस्ट में हम पेशेंट से पूछते हैं कि पहले क्या कहते हैं ओपन करते हैं और फिर क्लोज करने में कैसा रहता है। तो पहले पेशेंट से फिंगर ओपन कराते, हैंड को ओपन कराते हैं और फिर क्लोज कराते हैं। तो उसमें हम चेक करते हैं कि क्लिकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है पेशेंट को, या फिर लॉकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है फिंगर में। ठीक, इससे ही मिलते जुलते कुछ और डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, जैसे कि टेंडन इंजरी, अर्थराइटिस, कार्पल टनर सिंड्रोम, जो कि इन डायग्नोसिस के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं क्लिनिकल डायग्नोस के लिए। तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और एमआरआई कराते हैं। एमआरआई हम रेयर केसेस में कराते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट जो है वो क्या कहते हैं, 2 टाइप्स का है। एक है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो कि नॉन सर्जिकल है, और एक सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके अंदर जो होता है हमारा कुछ गोल्स होते हैं। उस गोल्स में हम क्या क्या करते हैं? फर्स्ट, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कराएंगे। दूसरा, इम्प्रूव करेंगे टेंडन को ग्लाइडिंग देकर और पेन में रिड्यूस करेंगे, पेन रिड्यूस करेंगे पेशेंट का। ठीक, उसके बाद रेस्ट एंड एक्टिवली मॉडिफिकेशन कराएंगे। उसके अंदर हम अवॉइड करेंगे कि फोर्सफुली हम किसी चीज़ को पकड़े नहीं, और पेशेंट को बोलेंगे कि फोर्सफुली उसे किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है, और
हैंड का जो वर्क है वो रेपिटेटिव में नहीं आना चाहिए, मतलब जैसे टाइपिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है अभी। दूसरा स्प्लिंटिंग, फिंगर स्प्लिंट यूज करना है जो कि प्रिवेंट करे एक्सेसिव मूवमेंट को, और जो इरिटेशन होने लगती है रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से वो ना हो। और यूजली हमें कब यूज करना है, ओवरनाइट यूज करना है इस स्प्लिंट को। मेडिसिन्स में क्या होता है, NSAIDs मेडिसिन्स लेनी है, जैसे कि आइबोप्रोफिन या डेक्नोफेनाक, ठीक, जो कि रिड्यूस करता है पेन और इन्फ्लेमेशन को। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कराते हैं। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले हीट थेरेपी का यूज कर सकते हैं जो कि हीट फोमेंटेशन करता है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी कर सकते हैं उस ट्रिगर पॉइंट पे। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि पेशेंट के पेन में रिलीफ होगा और मसल को रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक, इरिटेशन कम हो जाएगी। उसके बाद हम टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं जो कि मूवमेंट करती है टेंडन की मोबिलिटी को, ठीक, इंप्रूव करती है टेंडन की मोबिलिटी को। फॉर एग्जांपल हैंड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है और फुल फिस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। उसके बाद हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, जेंटल फिंगर का स्ट्रेच करते हैं, और सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में क्या करते हैं, मसाज करते हैं अराउंड द टेंडन शीथ, ठीक। स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे जिसमें पेन आफ्टर पेन डिक्रीज होने के बाद हम स्टैंडिंग एक्सरसाइज कराएंगे। और स्टेरॉइड इंजेक्शन भी देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं टेंडन शीथ में। उसका इफेक्ट क्या होता है, जो उस टेंडन शीथ के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया होता है उसको रिड्यूस करता है। लॉकिंग जो है होती है फिंगर की, वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और ये जो अर्ली स्टेज होती है उसमें इफेक्ट करता है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जब सीवियर लॉकिंग होने लग जाए तब सर्जिकल प्रोसीजर कराते हैं, या फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो है, ये जो मैंने आपको समझाया, ये फेल हो जाता है तब, या फिर फिक्स डिफॉर्मिटी हो पेशेंट को, ठीक। तो सर्जरी में क्या करते हैं, टिगर फिंगर को रिलीज करते हैं सर्जरी में। मोस्ट कॉमन जो होता है A1 पुली जो होती है उसको रिलीज आउट कर देते हैं, ठीक। प्रोसीजर कैसे होता है, जो सर्जन होता है वो स्मॉल इंसिजन देता है और जो टाइट A1 पुली है उसको कट कर देता है। तो उसका रिजल्ट क्या आता है, जो टेंडन है फ्रीली ग्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सर्जरी का पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद पोस्ट सर्जिकल फिजियोथेरेपी। आफ्टर सर्जरी हम क्या फिजियोथेरेपी करते हैं, तो उसके बाद हमारी कुछ गोल्स होते हैं जिसमें हम पेशेंट की स्टिफनेस को रिमूव आउट कराते हैं, रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करते हैं पेशेंट की फिंगर की, और जो रिस्टोर पहले से पेशेंट फंक्शन कर पा रहा था हैंड का, वो प्रॉपर फंक्शन रिस्टोर कराते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। कॉम्प्लिकेशंस भी 2 टाइप्स की हैं, जैसे अगर हमने टिगर फिंगर को प्रोसीजर नहीं कराया है तो उस टाइम हमें कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी, या फिर पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हमें कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अनट्रीटेड में। अनट्रीटेड में क्या होता है, परमानेंट स्टिफनेस होती है पेशेंट की फिंगर में, फिंगर का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेशन होने लग जाता है, रिड्यूस हो जाता है फिंगर का मूवमेंट, फंक्शनल मूवमेंट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि पेशेंट को सीवियर पेन होता है। अब पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, स्कार टेंडरनेस प्रेजेंट हो सकती है, ये सब चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक। कुछ प्रिवेंशन होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, अवॉइड करना है रेपिटेटिव स्ट्रेन ना हो पेशेंट को, ठीक। हैंड की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रेगुलर करते रहना है, और अर्ली ट्रीटमेंट इक्वल्स टू बेटर रिकवरी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।